भी लगा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि और इतिहास लेखन से संबंधित क्या इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये तो एक इनका एक प्रकार का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मैंने 7 कृतियां लिखी हैं, ठीक है, 7। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मैंने कुल 7 कृतियां लिखी, 7 रचनाएं लिखी हैं। लेकिन जो तत्कालीन एक और सूफी हैं, अमीर खुर्द अर्थात मीर खुर्द, उनकी रचना है सियारुल औलिया। अमीर खुर्द की रचना है सियारुल औलिया। तो इस रचना में वह जियाउद्दीन बर्नी की केवल 6 कृतियों की चर्चा करते हैं। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की केवल ये 6 कृतियों की चर्चा करते हैं। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, मैंने लिखा था अभी इस नोट्स में, कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, जल्दी में क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें लिखा है फिर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं अमीर खुर्द, वो बताते हैं 6 रचनाओं की बात करते हैं। ठीक है, एक है सना-ए मुहम्मदी। ठीक है, सना-ए मुहम्मदी को ही नाट-ए-मुहम्मदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नेट जीआरएफ में आया था जून 2015 में शायद। ठीक है, सना-ए-मुहम्मदी अर्थात नाट-ए-मुहम्मदी, ये आया था। ये कृति किसकी है? तो जियाउद्दीन बर्नी की है, सना-ए-मुहम्मदी या नाट-ए-मुहम्मदी। यह पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के विषय में ही लिखी गई। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब पे आधारित है। इसके बाद जो दूसरी रचना है इनकी सलाते कबीर। तीसरी रचना इनायत नामा इलाही। तीसरी रचना है इनायत नामा इलाही। इसके बाद चौथी रचना मासिरे सादात। इसके बाद अगली रचना तारीखे फिरोज शाही। इसके बाद अगली रचना तारीखे फिरोज शाही। फिर एक और रचना का बात आता है हसरतनामा। ठीक, हसरतनामा। ये जो अमीर खुर्द हैं, ये फतवा जहादारी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, फतवा जहादारी जो इनकी रचना है, तो इसके ये जो रचनाएं हैं इनकी सभी आज वर्तमान में मिल नहीं रहे। ठीक है, ये केवल नाम मिल रहे हैं, बाकी चीजें नहीं मिल रहा है कि ये रचनाएं जो क्या होता है मतलब उपलब्ध ग्रंथ नहीं, इनकी पांडुलिपियां नहीं उपलब्ध है। ठीक है, जो 3 मात्र ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं, उसमें नाम आता है एक तारीखे बरम कियान, एक है तारीखे बरम कियान, और दूसरी है फतवाए जहादारी, और तीसरी महत्वपूर्ण रचना है तारीखे फिरोज शाही। ठीक, तो ये 3 मात्र इनकी रचनाएं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। ठीक है, तारीखे बरम कियान, तारीखे फिरोज शाही और फतवा-ए जहादारी।
ठीक, यही इनकी महत्वपूर्ण 3 कृतियां हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं। वो फतवा जहादारी, तारीख फिरोज शाही और नाटे मोहम्मदी। ठीक, तो इन 3 महत्वपूर्ण कृतियों को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, और भी कृतियों को लिखा, लेकिन हम इन कृतियों को ध्यान रखें। ठीक है, नाटे मोहम्मदी, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादारी। अब इन कृतियों के माध्यम से इतिहास लेखन को परिभाषित करता है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इन कृतियों के माध्यम से जियाउद्दीन बर्नी इतिहास लेखन को परिभाषित करता है। तो जो इसमें पहली एक कृति है इसकी फतवाए जहादारी। ठीक है, फतवाए जहादारी या फतवाए जहादारी। इसमें वो क्या करता है कि इस्लामिक सिद्धांतों की बात करता है, जो राज्य के कैसे राज्य चलाया जाए। ठीक है, सुल्तान के क्या नैतिक कर्तव्य होंगे। ठीक है, सुल्तान को कौन कौन से बातों का पालन करना चाहिए, इन सब पे बात वो फतवाए जहादारी में करता है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, और बादशाह के गुणों के विषय में बात करता है, राजकोष के विषय में बात करता है। ठीक है, प्रशासन के विषय में भी बात करता है फतवाए जहादारी में। ठीक है, लेकिन जो और इसकी विजय हैं उनके संदर्भ में बहुत ज्यादा बात नहीं करता है। ठीक है, वो सब तारीख फिरोज शाही में। इसके बाद इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति है वह है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही में क्या ये करते हैं, तारीख फिरोज शाही में 8 सुल्तानों के क्रमबद्ध इतिहास को लिखते हैं। हालांकि उसमें भी चर्चा की गई है जो फतवाए जहादारी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो तारीख फिरोज शाही है इसमें 8 सुल्तानों का क्रमबद्ध इतिहास की बात करते हैं, और ये बलवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बलवन से स्टार्ट करते हैं, बलवन के राजत्व सिद्धांत के विषय में बात करते हैं, बलवन के राजत्व सिद्धांत के विषय में बात करते हैं, जहां ये कहते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मैं इतिहास दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से लिखना चाहता था। ठीक है, मैं इतिहास दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से लिखना चाहता था, लेकिन जब मैंने मिनहाज उस सिराज को पढ़ा तो हमने देखा कि उन्होंने तो इतिहास वहां से लिख दिया है, तो अगर मैं उसी इतिहास को लिखता हूँ तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं उन्हें लगेगा, एक ही चीज को बार बार वो पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अब उससे आगे का इतिहास लिखता हूँ। ठीक है, तो जहां से मिनहाज उस सिराज ने इतिहास को बंद कर दिया, उसी के आगे से जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास को लिखा। ठीक है, तो बलवन का जब राज्यारोहण होता है 1265 से, ये फिर इतिहास को शुरू करते हैं तारीख फिरोज शाही में। ठीक है, 1265 बलवन के राज्यारोहण से। तो बलवन को एक ये बहुत ही अच्छा सुल्तान मानते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि बलवन उच्च कुल का सपोर्टर था। ठीक है, बलवन क्या कहता है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। बलवन जो है अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ करके देखता है और रक्त की शुद्धता की बात करता है। वह बलवन कहता है कि मैं निम्न लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। यदि मैं देखता हूँ तो मेरी जो नाड़ी, मतलब हाथ के जो नाड़ी होती है, खून जिसमें चलता है, ठीक है, जो वो बताता है कि मेरी फड़कने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात बलवन कहता है कि मैं निम्न लोगों को देखना तक पसंद नहीं करता हूँ। तो और वो क्या करता है कि जो केवल मुसलमान थे उन्हीं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था बलवन ने, तो उसकी ये तारीफ करता है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और ये इसी किताब में करीब 106 पृष्ठों में, ठीक है, करीब 106 पृष्ठों में बलवन के कृतित्व व्यक्तित्व को लिखता है, 106 पृष्ठों में। इसके बाद कैकुबाद के विषय में लिखता है। कैकुबाद के विषय में भी करीब 77 पृष्ठ में लिखता है। कैकुबाद जो किलूगढ़ी में आराम फरमाता रहता था, उसके समय कहता है ये सवाल आया था नेट जीआरएफ में। ठीक है, ये जब आप पूछा गया था कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार है जो कहता है कि दिल्ली सल्तनत में जो वेश्याएं होती थी, जो नर्तकी होती थी,
उनको प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो सुल्तान को लुभा सके और सुल्तान को खुश रख सके और कैसे उनको भटकने न दें और कैसे उनको खुश रखना, इस तरीके से उनको वेश्याओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जो वेश्याओं को ट्रेनिंग देने की और प्रशिक्षण देने की बात की गई है, ठीक है, वो जियाउद्दीन बर्नी ही कहता है। ये सवाल आया था, इसका उत्तर आपको, ये बात आपको मिलेगी इरफान हबीब की एक किताब है मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत। वो इस समय 12 से 14 वॉल्यूम तक पहुंच गई है किताब, ठीक है, 1 वॉल्यूम से लेके 13-14 वॉल्यूम तक पहुंच गई है, ठीक है। तो उसका जो 7वां पार्ट है वहां पर ये बात जियाउद्दीन बर्नी ने उसने कही, ठीक है, मिल जाएगी आपको। तो कहता है कि नर्तकियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो कैसे सुल्तानों को आकर्षित कर सके, ठीक है। तो जब कैकोबाद था, उसको भी जब वो बहुत छोटा था तो उसको अलग रखा गया था इन सारी चीज़ों से, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सुल्तान बना, तुरंत वह इन सारी चीज़ों में लिप्त हो गया और किलोगढ़ी जो किला था उसमें आराम फरमाने लगा, ठीक। तो ये कैकोबाद के विषय में बात करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक है खलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी की ये तारीफ करता है, ठीक है, लेकिन उसकी आलोचना भी करता है जलालुद्दीन खलजी की। उसके समय एक घटना घटित होती है जलालुद्दीन खलजी के समय। एक सीदी मौला संत होते हैं, ठीक है, सीदी मौला एक संत होते हैं। तो उनकी क्या करता है कि जलालुद्दीन खलजी जब सुल्तान बनता है तो उनकी हत्या करवा देता है। तो उस संतों की हत्या करवाने के कारण उसकी आलोचना करता है जलालुद्दीन खलजी की जियाउद्दीन बर्नी, ठीक। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी का पहले मैंने बता दिया कि विद्वानों को प्राश्रय नहीं दिया, ठीक है, उस कारण से भी आलोचना करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह क्या करता है अलाउद्दीन खलजी, जवाबित कानून। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, किसी क्लास में, कि शायद अबुल फजल को जब पढ़ा रहे थे उस समय बताया था कि शासक जब मैं दिल्ली सल्तनत की हिस्टोग्राफी शुरू किया था उसी समय बताया था कि कैसे जब कियास कुरान हदीस बता रहा था तो बताया था कैसे कानून बनते थे और कैसे उनका प्रयोग है। तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, जब सुल्तान बना तो उसने कुछ जवाबित कानून लागू कर दिए। जवाबित कानून का मतलब ये है कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अगर लगता है कि ये काम मुझे करना है तो अपनी इच्छा अनुसार बिल पास करवा देना, जैसे आज भी पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर संविधान में नहीं लिखा है तो उसके बावजूद भी उसमें संशोधन करके 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से फिर वो सब कैसे भी करके पास करवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे हुआ भी है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से जवाबित कानून के तहत भी सुल्तान को एक मौका होता था कि वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा ले। कुरान से कोई मतलब उससे नहीं होता था, शरीयत से, ठीक। तो इस तरीके से जो अलाउद्दीन खलजी ने, ठीक है, कानून बना लिया, तो कानून बनाने का जो अधिकार, ठीक है, वो कानून बनाया, उसी के कारण जो है जियाउद्दीन बर्नी अलाउद्दीन खलजी की आलोचना करता है, ठीक। और अलाउद्दीन खलजी की मार्केट पॉलिसी की तारीफ भी करता है, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी की मार्केट पॉलिसी की तारीफ करता है, ठीक है। कहता है वस्तुएं बहुत सस्ती थी, ठीक है, जनता के लेकिन ये जो जनता की कल्याण की बात है उसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, दूसरे इतिहासकार ये कल्याण की बात नहीं करता है, ठीक है। कल्याण की बात अमीर खुसरो और आपका हामिद कलंदर, ठीक है, हामिद कलंदर खैरुल मजालिस का लेखक, ठीक है। तो वो लोग बात करते हैं। तो इस जियाउद्दीन बर्नी का जो बाजार नियंत्रण है उसके विषय में भी वर्णन करता है। फिर इसके बाद और सुल्तानों के विषय में भी लिखता है, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण फिर आते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की भी गाथा को ये बहुत कम पृष्ठों में लिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना को बताया है कि कैसे उसके समय, ठीक है, उसके समय में इतिहासकार बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विषय में
कि जियाउद्दीन बर्नी के लिए एक प्रकार से वह स्वर्ण काल था। ठीक है, वो कहता है कि जितना मुझे सुख, जितना मुझे आनंद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्राप्त हुआ, उतना किसी के समय नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है। ठीक है, इसके समय की गाथा को भी ये ज्यादा पृष्ठों में न लिख करके सिर्फ 70 के आसपास पृष्ठों में ही बात को लिखता है। ठीक है, 74 पृष्ठों में फिरोज शाह तुगलक की गाथा को खत्म कर देता है, फिरोज शाह तुगलक के समय के इतिहास को। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो विजय है, जैसे कि मुद्रा परिवर्तन, ठीक है, जो सांकेतिक मुद्रा चलाता है उसके विषय में लिखता है, राजधानी परिवर्तन के विषय में लिखता है। ठीक है, उससे सब आप लोग वाकिफ भी हैं। ठीक है, कराचिल खुरासान अभियान है, उन सारी विजयों के विषय में भी लिखता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को और मोहम्मद बिन तुगलक की भी आलोचना करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की भयानक आलोचना करता है। ठीक है, तारीफ भी करता है क्योंकि उसके समय गद्दी मिली थी, लेकिन आलोचना भी करता है। आलोचना के पीछे कारण क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो गैर हिंदू थे, जो गैर मुसलमान थे, अर्थात जो हिंदू थे, उन लोगों को अपने शासनकाल में उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। तो इन सारी चीजों, उच्च पदों को ये जो हिंदुओं के खिलाफ था बर्नी। एक प्रकार हिंदू का मतलब उस समय केवल धर्म से ही नहीं है, जो भी गैर मुसलमान थे, जो भी अमीर थे, ठीक है, भारतीय थे, उनके विषय में बात कर रहा है। ठीक है, एक जगह पर यह कहता भी है कि जो सिक्का ढालने वाले हैं उनके विषय में बात करता है। ठीक है, उनकी आलोचना करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की इस कारण से यह आलोचना करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर मुसलमानों को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, और हिंदुओं के साथ वो होली खेलता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन सभी कारणों के कारण जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है। फिरोज शाह तुगलक को ये बहुत तारीफ करता है, फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, इसकी आलोचना नहीं करता है। इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान बताता है फिरोज शाह तुगलक को। वो कहता है कि मैंने तारीखे फिरोज शाही इसलिए लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मैंने तारीखे फिरोज शाही इसलिए लिखा है ताकि सुल्तान को मैं प्रसन्न कर सकूं, फिरोज शाह तुगलक को मैं प्रसन्न कर सकूं, इसलिए मैंने तारीखे फिरोज शाही लिखा है। ठीक है, 1000 साल से इतनी अच्छी किताब नहीं लिखी गई है। ये बात जियाउद्दीन बर्नी कहता है। ठीक है, कहता है इसमें जो भी बातें मैंने लिखी है वह विश्वास करने योग्य है और वह सच है। इसको मैंने इसीलिए लिखा ताकि मैं सुल्तान को प्रसन्न कर सकूं। वो कहता है कि मैं फिरोज शाह तुगलक का इतिहास 101 अध्यायों में लिखना चाहता था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सका। सिर्फ 4-5 अध्याय ही, 6-7 अध्याय ऐसे ही लिख सका। इसलिए वह फिरोज शाह तुगलक की केवल 6 वर्षों का ही इतिहास लिखता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की गद्दी पर जब बैठता है फिरोज शाह तुगलक, तो उसके मात्र 6 वर्षों का इतिहास है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों का इतिहास है, तो उसके मात्र 6 वर्षों का। ठीक है, उसके बाद का इतिहास दूसरे इतिहासकार लिखते हैं, ये पूरा नहीं लिखता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नी। तो ये फिरोज शाह तुगलक का एक और कारण है तारीफ करने का। इसने क्या किया कि इस्लाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, शासन करने का प्रयास किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस्लाम का अनुयायी होने के कारण और इस्लाम को ज्यादा महत्व तवज्जो देने के कारण, ठीक है, उसकी तारीफ करता है फिरोज शाह तुगलक की। तो ये एक प्रकार से उसकी थ्योरी है आप जियाउद्दीन बर्नी की शासकों के विषय में। जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार के कुछ कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ से बातें। अब जो बातें हैं वो पर्टिकुलर इतिहास लेखन से संबंधित है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी अब कहता है कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों लिखा जाना चाहिए, इतिहासकार के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, किनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों के संदर्भ में बात वो करता है। वह कहता है जब भी कोई इतिहासकार इतिहास को लिखे, वह बताता है
कि जब भी कोई इतिहासकार इतिहास को लिखे तो घटनाओं को सच सच और ठीक ठीक लिखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जा करके, ठीक है, अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जा करके अपना हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है, इस मतलब चीजों को धर्म से जोड़ता है थोड़ा। वो कहता है कि इसलिए इतिहास को ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ लिखा जाना चाहिए। ठीक, वह कहता है कि इतिहास, हदीस और इतिहास जुड़वा भाई। वह कहता है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है, इतिहास और हदीस जुड़वा भाई है। ठीक है, देखो कैसे कहता है कि हदीस, मैंने बताया था कि कुरान क्यों महत्वपूर्ण है, हदीस क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि ये कई बार चीजें रिपीट होती रहेगी क्लास में। ठीक है, हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों का संग्रह है। ठीक, तो वो हदीस और इतिहास को जुड़वा भाई बताता है। ठीक है, मतलब ये कहता है कि जिस प्रकार से हदीस महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से आपका इतिहास महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो कहता है कि इतिहास का जिन्हें ज्ञान है, वह कहता है कि इतिहास का जिन्हें ज्ञान है वह लोग घटनाएं घटित होने से पहले ही उन लोगों को कुछ चीजों के विषय में पता चल जाता है। क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, इतिहासकार को या इतिहास में रुचि रखने वालों को पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, मतलब पहले ही एक आभास हो जाता है। किस बात को कहता है? वह कहता है कि इतिहास में इसलिए लिखना चाह रहा हूँ, इतिहास में इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से कुछ सीख सकें। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां इतिहास से कुछ सीख सकें। जियाउद्दीन बर्नी कहता है, इतिहास कोई कहानी नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, इतिहास एक प्रकार से विज्ञान है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि इतिहास एक विज्ञान है। ये बात आती है कि किसने कहा है, किस इतिहासकार ने, दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार ने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है। ठीक है जी, हिस्ट्री इज ए साइंस। तो वो बात करता है आपका जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जो अबुल फजल है, ठीक है, जो मुगल काल का इतिहासकार अबुल